हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय न्यू ब्लॉग। और आज हम बात करेंगे तलाक के बारे में। मेरा जो ये ब्लॉग होने वाला है वो होने वाला है तलाक पर, क्योंकि आप समाज में देख रहे हो कितने रिश्ते बिगड़ रहे हैं, कितने सुधर रहे हैं, कितने डाइवोर्स हो रहे हैं। उस चीज़ में मैं आपसे बात करूंगा। इफ टॉक अबाउट हिंदू मैरिज एक्ट, इफ टॉक अबाउट हिंदू मैरिज एक्ट 1955, हिंदू विवाह अधिनियम 1995 के तहत तलाक दो प्रकार के होते हैं। एक होता है म्यूचुअल, एक होता है हिंदू मैरिज एक्ट 1995 के तहत तलाक दो तरह से होता है। एक होता है आपसी सहमति से और दूसरा होता है विवादित एक व्यक्ति की सहमति से। जो आपसी सहमति से होता है, बहुत आराम से समझना, जो आपसी सहमति से होता है उसे बोलते हैं म्यूचुअल डाइवोर्स। और जो एक की सहमति से होता है, मतलब कि हस्बैंड चाहता है, वाइफ नहीं चाहती है, वाइफ चाहती है, हस्बैंड नहीं चाहता है, जिसे हम विवादित तलाक भी बोलते हैं, उसे बोलते हैं कंटेस्टेड डाइवोर्स। अब बहुत ही बारीकी से चीज को समझना कि दोनों में अंतर क्या होता है और दोनों के शर्त क्या होती हैं, दोनों में नियम कानून क्या होते हैं। तो पहले हम बात करेंगे म्यूचुअल डाइवोर्स की, जिसे हम आपसी सहमति के नाम से भी जानते हैं, आपसी सहमति से तलाक के बारे में जानते हैं। यह आता है सेक्शन 13B हिंदू मैरिज एक्ट 1995 में। इसमें शर्तें क्या होती हैं? पति पत्नी कम से कम 1 साल से अलग रह रहे हो, मतलब जो हस्बैंड वाइफ है, आज उनकी शादी हुई है, ठीक है, और उन्हें 1 साल एक दूसरे को देखे हुए या फिर एक दूसरे से अलग रहते हुए हो गया है। पहली कंडीशन यहां हमारी फॉलो हो जाती है। दूसरी कंडीशन इसमें यह है कि दोनों तलाक के लिए सहमत है। अगर दोनों तलाक के लिए सहमत है, हस्बैंड वाइफ दोनों सहमत है, आपसी सहमति से लेना चाहते हैं, तो यहां पर दूसरी कंडीशन हमारी फिलअप होती है। तीसरी कंडीशन इसमें यह है, कोर्ट में एक संयुक्त याचिका दी जाती है, मतलब कि एक ज्वाइंट पेटिशन दी जाती है, जिसमें हस्बैंड वाइफ दोनों एक साथ जाकर कोर्ट में अपनी याचिका डालते हैं, ना कि अलग अलग बिल्कुल एक साथ डालते हैं। तीसरा पॉइंट इसमें है, फोर्थ पॉइंट इसमें है, 6 महीने बाद तलाक डिक्री मिलती। मतलब देखो, अब 6 महीने क्यों है? अब आप सोच रहे हो कि भाई जब दोनों की सहमति है तो भाई एक दिन में अलग कर देना चाहिए। नहीं, आपको पता है आपकी सहमति है, आपकी वाइफ को पता है उनकी सहमति है, आप एक दूसरे को पता है, एक दूसरे के परिवार को पता है सहमति है, लेकिन कोर्ट को तो नहीं पता। कोर्ट चाहता है कि आपका रिश्ता ना बिगड़े, और कोर्ट आपको इसलिए मौका देता है कि ठीक है भाई, थोड़ा टाइम और ले लो, हो सकता है आपके बीच जो विवाद चल रहा है, आपने जो मन बनाया है डाइवोर्स का, हो सकता है आपका मन बदल जाए, हो सकता है आप फिर से एक साथ रह लें। इसलिए आपको पहले जो आप पिटीशन डालोगे तो आपको इसमें समय दिया जाएगा, 2 महीने 3 महीने की डेट दी जाएगी। फिर भी आप नहीं मानते हो, 6 महीने के अंदर, इन 6 मंथ आपको डिक्री मिल जाएगी। उसके बाद आप फ्री हो जाते हो, आज़ाद हो जाते हो एक दूसरे से। लेकिन बात यहाँ तक खत्म नहीं होती, सिर्फ मुकदमा डालने तक बात खत्म नहीं होती। आगे की बात बताता हूँ। इसमें जो मेन फैक्ट होते हैं, मुख्य बिंदु इसमें जो होते हैं, पॉइंट्स हैं, इसमें कोई झगड़ा नहीं होता। मतलब ये प्लस पॉइंट है आपका, इसमें कोई झगड़ा नहीं होता। मेंटेनेंस एलिमनी तय हो जाती है। तीसरा है, इसमें चाइल्ड कस्टडी पर भी सहमति हो जाती है। अब इसमें मैं समझाता हूँ। इसमें कोई झगड़ा नहीं होता, मतलब कि आप आपसी सहमति से ले रहे हो, आपने मन बनाया है, तो झगड़े की तो कोई बात है नहीं, ना ही इसमें बाद में कोई झगड़ा होता। अब वाइफ चाहती है कि उसे मेंटेनेंस मिले या फिर एलिमनी उसे मिले, तो इसमें मिलेगा। दोनों की सहमति से बात कर ली जाएगी कोर्ट में कि किससे कितना देना है, कितना इसमें देना चाहिए, ये मिल जाएगा। तीसरा इसमें यह है, बच्चे, अगर बच्चे आपके पास हैं तो उसमें कस्टडी कौन लेना चाहेगा वो मिल जाएगी। अब देखो, अगर मान लो आपकी सहमति है और वाइफ चाहती है कि उससे कोई एलिमनी भी नहीं चाहिए, उससे कोई मेंटेनेंस नहीं चाहिए, उससे सिर्फ आज़ादी चाहिए, उससे सिर्फ पीस चाहिए, तो यहाँ पर कोई भी मेंटेनेंस देने की लड़के को जरूरत नहीं है, ना ही वो लड़की लेती है। और अगर बच्चे नहीं हैं फिर तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, ना ही किसी को कस्टडी लेनी है। कुल मिलाकर कहा जा सकता है आसान शब्दों में, ये भारत का सबसे सस्ता, सबसे आसान तलाक होता है, जो इजीली हो जाता है। अब चलते हैं पॉइंट नंबर 2 की तरफ, मतलब जो दूसरा तलाक है, कंटेस्टेड जो तलाक है आपका, जो विवादित तलाक है, उसकी तरफ चलते हैं।
कंटेस्टेड डाइवोर्स जो आता है वो सेक्शन 13 ओनली 13 वो 13B में आता है, या 13 ओनली 13 में आता है। हिंदू मैरिज एक्ट 1995 के 13B में आता है। तलाक के वैधानिक आधार क्या है इसमें? देखो सबसे इंपॉर्टेंट इसमें होता है क्रूरता, क्रूरल्टी, मानसिक या शारीरिक उत्पीड़न जैसे गाली गलौज, मारपीट, झूठे आरोप, बदनामी आदि। अब देखो आज के टाइम में इतना कुछ चल रहा है कि भाई वाइफ हस्बैंड पे एलिगेशन लगा रही है, हस्बैंड वाइफ पे एलिगेशन लगा रहा है, वाइफ हस्बैंड के माँ बाप पे एलिगेशन लगा रही है, पता नहीं कि मारते हैं, सेक्शन 498 का लगा दिया, 304 का लगा दिया, दहेज का लगा दिया, इतनी सारी चीज़ें लगा दी हैं। ये इसमें मेन पॉइंट होते हैं। दूसरा इसमें है त्याग। त्याग मतलब कि भाई आपकी वाइफ है, ठीक है, आप पता नहीं कहाँ चले गए, आप छोड़ के चले गए उसे, या आपने कोई दूसरा धर्म ले लिया, या फिर आपने संन्यास ले लिया, आप 7-8 साल से दिखाई नहीं दिए। ये पॉइंट इसमें होता है। तीसरा पॉइंट इसमें होता है अडल्ट्री, व्यभिचार। देखो ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, इसे बहुत बारीकी से समझना आप। अडल्ट्री वैसे तो अब ये ख़त्म कर दी गई है, मतलब इसमें पहले क्या होता था, कोई अडल्ट्री करता पाया जाता था। मान लो मैं आपको एकदम ओपनली बता देता हूँ, हस्बैंड वाइफ है, ठीक, अब क्या हुआ, कोई थर्ड पर्सन आकर वाइफ के साथ अफेयर में आ गया, उसके साथ उसका संबंध बने, ठीक, जो भी उसका रिलेशन रहा। अब हस्बैंड को इस चीज़ का पता लगा कि ऐसे कोई दूसरा व्यक्ति आकर उसके घर में इस तरह की हरकतें कर रहा है, तो वो उस पर एक्शन ले सकता था। जो व्यक्ति बाहर का व्यक्ति था उस पर हस्बैंड एक्शन ले सकता था, लेकिन ये चीज़ अब खत्म कर दी है, व्यभिचार अडल्ट्री पूरी तरह से खत्म कर दी है। अब अगर कोई वाइफ अब अपना कहीं बाहर अफेयर चलाएगी, या फिर किसी दोस्त से मिलेगी, या कोई बॉयफ्रेंड बनाएगी, या कुछ भी करेगी, तो वो अडल्ट्री नहीं माना जाएगा, ना ही उस पर कोई एक्शन लिया जा सकता है। लेकिन ये तलाक का मुद्दा बन सकता है। कहने का मतलब ये है कि अगर वाइफ का कहीं अफेयर है, हस्बैंड का कहीं अफेयर है, तो उसमें कोई आपत्ति नहीं है, लेकिन वो तलाक का मुद्दा है, उस मुद्दे पर तलाक फाइल की जा सकती है, वो भी कंटेस्टेड डाइवोर्स फाइल यहाँ पर की जा सकती है। अब 4th नंबर इसका सुनो, कन्वर्जन। जैसे मैंने अभी बताया था, कन्वर्जन, धर्म परिवर्तन। अगर हस्बैंड ने, वाइफ ने धर्म परिवर्तन कर लिया है, शादीशुदा होने के बावजूद धर्म परिवर्तन कर लिया है, तो यहाँ भी कंटेस्टेड डाइवोर्स के लिए कोर्ट में अप्लाई किया जा सकता है। ये भी एक मुद्दा है। 5 नंबर इसका है अनसाउंडनेस ऑफ माइंड। मैंने आपको पहले वीडियो में बताया था, अनसाउंडनेस ऑफ माइंड है मतलब कि वो दिमागी रूप से कमजोर है, बीमार है, पागल है। तो इस बेस पर भी डाइवोर्स फाइल किया जा सकता है। 6 पॉइंट इसमें है, कोई ऐसी बीमारी, कोई ऐसी डिसीज जो संक्रामक है, मतलब कि एक छुआछूत से फैलती है, या फिर बॉडी टच से फैलती है, या फिर अगर साथ रहें तो फिर दूसरा व्यक्ति भी इसमें बीमार हो जाएगा, जैसे HIV है, या कोई भी ऐसी बीमारी है, तो उस बेस पर भी डाइवोर्स फाइल किया जा सकता है। नेक्स्ट पॉइंट इसका है 7, संसार का त्याग। मतलब कि कोई व्यक्ति सन्यासी बन गया, ठीक है, किसी ने घर त्याग कर दिया, या फिर अपनी सब कुछ मोह माया से त्याग कर वो कहीं जंगलों में चला गया, कहीं भी चला गया, बहरहाल, ठीक है, तो यहां भी डाइवोर्स फाइल किया जा सकता है। अब हस्बैंड हो या वाइफ हो, दोनों में से कोई भी हो सकता है। ये मत सोचना कि मैं सिर्फ हस्बैंड की बात कर रहा हूँ, फिर वाइफ की बात कर रहा हूँ। दोनों के लिए पॉइंट है, दोनों के लिए कंडीशन लागू होती है, दोनों के लिए कानून लागू होता है, कोई भी हो जाए। 6 इसका 8 पॉइंट है 7 साल से लापता होना। मतलब कोई व्यक्ति हस्बैंड हो या वाइफ हो 7 साल से गायब है, ना तो हस्बैंड ने वाइफ को 7 साल से देखा है, ना इसका पता कहीं लगा है, या फिर हस्बैंड का कहीं अता पता नहीं है, 7 साल से गायब है। तो इस सिचुएशन में भी कंटेस्टेड डाइवोर्स का कोर्ट में फाइल किया जा सकता है। अब इसमें प्रक्रिया क्या होगी, प्रोसेस क्या होगा इसमें? फैमिली कोर्ट में याचिका दाखिल करेंगे, नोटिस जारी होगा, दूसरे पक्ष को बुलाया जाएगा, रिटर्न स्टेटमेंट होगी, रिप्लाई दाखिल होगा, एविडेंस पे गवाह के बयान होंगे, फाइनल आर्गुमेंट और कोर्ट का जजमेंट। ये चीजें इसमें होंगी। 5 पॉइंट होने हैं इसमें, लेकिन यही बहुत लंबे खींच जाते हैं। मतलब मान के चलो आपने
कंटेस्टेड डाइवोर्स का आज फाइल कर दिया, पिटीशन फाइल कर दी, तो मान लो आपको कितना टाइम लगने वाला है उसका कुछ नहीं पता। अगर कोई वकील बोल रहा है, फिर कोई भी बोल रहा है 4 महीने में, 6 महीने में, 10 महीने में, 1 साल में, 2 साल में, 3 साल में काम हो जाएगा, पॉसिबल। क्योंकि इसमें जो होता है ना, अभी हमने केस फाइल कर दिया, दूसरी पार्टी को नोटिस करा दिया, नहीं मानी, तारीख लग गई। फिर अगली तारीख में हम बोलेंगे हाँ जी वो नोटिस गया था लेकिन वो माने नहीं, वो आए भी नहीं, फिर नोटिस करा दिया, फिर नोटिस करा दिया, ये चीज़ हो गई। पता लगा कि भाई उसने कोई मेडिकल रिपोर्ट लगा दी अपनी, तो लंबा खींच गया, तारीख भी लंबी लंबी, 2-2 महीने की तारीख मिलती है, महीने की, 2 महीने की। अगर वकील आपके अच्छे हैं, बहुत अच्छे वकील साहब हैं आपके, तो वही तारीख जल्दी जल्दी लेंगे, वो जल्दी जल्दी मुकदमा खींचेंगे। और अगर ठीक है, ज़्यादा बिजी शेड्यूल वाले वकील हैं, तो आपके 3-3, 4-4 महीने वाली तारीख आपको मिलेगी। दूसरी बात, सबसे ज़्यादा टाइम लगता है इसमें रिटन स्टेटमेंट में और रिप्लाई दाखिल करने में। रिटन स्टेटमेंट आपने दे दिया, ठीक है, अब 1 महीने बाद आपका रिप्लाई, फिर बोल देंगे कि हाँ मेडिकल लगा दिया, उसके बाद फिर रिप्लाई। तो ये चीज़ें चलती है। एविडेंस, लंबे टाइम तक एविडेंस चलते रहते हैं। बहुत से लोग होते हैं, 4-5 आपकी तरफ से हो गए, लड़के की तरफ से, और 4-5 लड़की की तरफ से। लो जी, एक महीने में अगर एक व्यक्ति का एविडेंस हुआ है तो भाई 1 साल इसमें निकल जाता है। ये चीज़ें होती हैं। और फाइनल आर्गूमेंट आपके वकील करेंगे, दोनों के वकील करेंगे, उसके बाद कोर्ट का जजमेंट होता है। अब वो इम्पोर्टेंट बात जो कि लड़कियों को ज़्यादा सुननी चाहिए इसमें वाइफ को ज़्यादा ध्यान रखना चाहिए, तलाक के बाद के अधिकार। मतलब कि आपकी तलाक तो हो गई, उसके बाद के आपके अधिकार क्या है? मेंटेनेंस और अलाउमनी लेने का अधिकार। मतलब आपको खर्चा लेने का अधिकार है, अलाउमनी लेने का अधिकार है। आप हस्बैंड से वसूल सकते हो, हस्बैंड नहीं ले सकता, सिर्फ वाइफ ले सकती है, पत्नी ले सकती है। दूसरा इसमें है चाइल्ड कस्टडी या गार्जियनशिप। मतलब कि अगर बच्चे आप लेना चाहें तो सबसे पहली प्रायोरिटी जो मिलती है वो वाइफ को मिलती है कि बच्चे वाइफ के पास रहें और हस्बैंड उसका खर्चा दें। समझ रहे हो ना? बच्चे वाइफ के पास रहेंगे और हस्बैंड उसका खर्चा देगा, वाइफ का भी देगा और बच्चों का खर्चा भी देगा। तीसरा इसमें है स्त्री धन की वापसी। सबसे इंपॉर्टेंट लड़ाई की जड़ जो होती है ये होती है स्त्री धन। मतलब आपने दहेज में जो कुछ भी दिया लड़की की तरफ से, लड़की को दहेज में जो कुछ भी मिला उसकी तरफ से, पलंग वगैरह मिला, बेड वगैरह मिला, सोफा, फर्नीचर A to Z, कपड़े वगैरह मिले, एसी, वॉशिंग मशीन, फ्रिज, गाड़ी, कूलर, पंखा, सब कुछ जो भी मिला वो स्त्री धन में आता है। मतलब कि वो लड़की का होता है। दूसरी बात, अब आपने लड़के की तरफ से आपने वाइफ को अपनी गोल्ड चढ़ाया, बोलते हैं ना कि भाई गोल्ड की कुछ आभूषण लिए हैं, तो जो भी आभूषण होते हैं, जो भी गहने होते हैं, आपकी तरफ से हो या फिर लड़की की तरफ, लड़की की माँ की तरफ से, लड़की की फैमिली की तरफ से हो, वो भी स्त्री धन में आता है, वो भी लड़की का होता है। मतलब कि ये सारी चीजें मिलकर लड़की को ही मिलती है। बस यहीं पर दिमाग घूम जाता है, यहीं पर बात आती है कि जो फंडामेंटल राइट है वो लड़कों के लिए नहीं है, हस्बैंड के लिए नहीं है, सब कुछ लड़की का ही है। एक प्लस पॉइंट और आपको बता दूं मैं, अगर लड़की के पास जगह नहीं है रहने के लिए, आपके पास घर है, तो आपके घर की भी, आधे घर की तो आपकी वो मालिक है। आपके घर में 2 रूम है तो 1 रूम आपको डाइवोर्स के बाद वाइफ को देना पड़ेगा ताकि वो वहां पे रह सके। बहुत ज़्यादा समस्या है भाई, बहुत ज़्यादा खर्चे हैं। नेक्स्ट पॉइंट अब बताता हूं मैं, जो इसके महत्वपूर्ण केस रह चुके हैं वो मैं आपको बता देता हूं। सुप्रीम कोर्ट ने क्या कहा था, एक केस आया था समर घोष वर्सेस जया घोष, 2007 में आया था ये केस। इसमें सुप्रीम कोर्ट ने क्या कहा था, मानसिक क्रूरता के तहत तलाक का अधिकार तब बनता है जब किसी के आचरण से दूसरे का वैवाहिक जीवन असहनीय हो जाए। इस बात को समझो, जो मानसिक क्रूरता के तहत तलाक का अधिकार तब बनता है। आपको मानसिक क्रूरता मतलब कि आपको इतनी गाली गलौज दी गई, आपको इतने टॉन्ट दिए जा रहे हैं, आपको इतना कुछ भला बुरा किया जा रहा है, आपको लगता है कि आपका जो जीवन है ये पूरी तरह से खराब हो जाएगा, खत्म हो जाएगा। ऐसी ऐसी बातें आपको बोली जा रही हैं कि वो असहनीय है, आपसे सहन नहीं हो पा रही हैं, तो यहां पर यह मुद्दा बन जाता है डाइवोर्स का। वीडियो काफी लंबा हो गया लेकिन काफी इंफॉर्मेटिव है। आई होप आपको पसंद आया होगा, और अगर पसंद आया है तो फिर वीडियो को लाइक करें और अपने फ्रेंड को, अपने रिश्तेदारों को शेयर जरूर करें, क्योंकि ये ब्लॉग तो है, पर्सनल ब्लॉग तो है, लेकिन साथ में एक इंफॉर्मेटिव भी है, क्योंकि इसमें मेरी लाइफ से, आपकी लाइफ से, आपके दोस्तों की, आपके परिवार की लाइफ से सवाल जुड़े हुए हैं, जवाब जुड़े हुए हैं।
और ये जो मुद्दे पे हम आज बात कर रहे थे, जो मैंने आपको बताया, ये हर परिवार से जुड़ा हुआ है। किसी न किसी के बीच ये प्रॉब्लम चली रही हैं, और नहीं चल रही हैं तो आने वाले में चल जाएंगी, आने वाले टाइम में चल जाएंगी, क्योंकि लोग बहुत ज़्यादा समझदार हो गए हैं आज के टाइम में, रिश्तों को नहीं समझ पाते। रिश्तों से ज़्यादा उन्हें पैसा चाहिए, उन्हें अपनी फैसिलिटी दिखती है, काफ़ी चीज़ें उन्हें दिखती हैं, तो वो चीज़ें नहीं समझ पाते। तो इसलिए आप ऐसी और इन्फॉर्मेटिव वीडियो के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि बहुत सी चीज़ें आपको मैं बताने वाला हूँ, सिखाने वाला हूँ पर्सनल ब्लॉग के माध्यम से, और काफ़ी इन्फॉर्मेटिव ये वीडियोस होने वाली हैं। इसलिए आप चैनल को सब्सक्राइब भी करें और बने रहें। चैनल का नाम सानू अहमद ब्लॉग के नाम से, और बने रहें चैनल के साथ, सानू अहमद ब्लॉग। मिलते हैं ऐसी किसी नई वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय।